Hey friends, welcome back all of you. This is CS Swaroop and today we are proceeding ahead with our lecture number 7 of series of lectures on rectification of error. Till now I have uploaded total 6 lectures, the link of which is given in the description box. I think you have already watched it and you are here on lecture number 7. So in those 6 lectures I have covered up to illustration number 4. Today we are going to discuss this illustration number 5. So shall we start? Yes. Yes. So illustration 5, let's start with correct the following errors found in the books of Mr. Dutt. The trial balance was out by rupees 493 excess credit. The difference thus has been posted to a suspense account. So friends, you can concentrate, you can understand here. Correct the following errors found in the books of Mr. Dutt. So you are doing accounting on behalf of Mr. Dutt. The trial balance was out by rupees 493 excess credit. The difference thus has been transferred to सस्पेंस अकाउंट. तो इनके ट्रायल बैलेंस में 493 का डिफरेंस आया है जो इन्होंने सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफर किया है. तो पहला सवाल आपके मन में आना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस में जो सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस हमने ट्रांसफर कर दिया है उसको कौन सा बैलेंस बोले, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस. उसका एक्सप्लेनेशन इस लाइन में दिया है. The trial balance was out by rupees 493 excess credit. तो अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड एक्सेस है, क्रेडिट साइड एक्सेस है, एक्सेस क्रेडिट बोला है, मतलब क्रेडिट साइड इज इन एक्सेस ऑफ डेबिट साइड. तो मैच करने के लिए मुझे लगता है कि यहां पे अगर डिफरेंस आएगा तो इसके सामने ये लोग क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे, यानी सस्पेंस अकाउंट को डेबिट बैलेंस होगा. एक्सेस क्रेडिट साइड है तो सस्पेंस अकाउंट ओपन करके उसको डेबिट, जो कुछ भी डिफरेंस है उसको डेबिट करना पड़ेगा, तब जाके डेबिट एंड क्रेडिट टोटल मैच होगा. आपको समझ में आ रहा है बच्चों? क्रेडिट साइड एक्सेस है, डेबिट साइड कम है, तो सस्पेंस अकाउंट में डेबिट बैलेंस लिखेंगे तभी ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड के साथ इक्वेट होगा, अदरवाइज क्रेडिट के साथ वो मैच नहीं होगा. तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में ट्रिक दिया है, ट्रिक के लिए आपको बताया गया है कि 493 एक्सेस क्रेडिट है, इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट को डेबिट बैलेंस दे दिया हमने, तब जाके वो एक्सेस क्रेडिट के साथ हमारा डेबिट जाके मैच हुआ. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. हाँ, तो ठीक है, सस्पेंस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 493 का. तो डेबिट साइड में गलती हो सकती है, मैंने आपको इसके पहले लेक्चर्स में बताया है कि वन साइडेड एरर्स ही ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट करते हैं, टू साइडेड एरर्स का कोई भी इंपैक्ट ट्रायल बैलेंस के टोटलिंग पे नहीं होता है. इज इट राइट? हाँ, तो बच्चों सारे वन साइडेड एरर्स का डेबिट क्रेडिट इफेक्ट का नेट इफेक्ट इज 493 रुपीज. तो ऐसे हो सकता है कि 1000 का डेबिट शॉर्ट है तो हमें सस्पेंस अकाउंट 1000 से डेबिट करना पड़ेगा. ऑन द अदर हैंड उल्टा भी कुछ उल्टे इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्रेडिट में भी कुछ आ सकता है नई चीज, और उन दोनों डेबिट एंड क्रेडिट का जो नेट इफेक्ट है दैट इज 493 रुपीज. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. देन बच्चों आगे बढ़ते हैं. एडजस्टमेंट नंबर ए, an amount of rupees 100 was received from D Das on 31st December 2015 but has been omitted to enter in the cash book. An amount of rupees 100 was received from D Das on 31st December 2015 but has been omitted to enter in the कैश बुक. तो बच्चों आप कैश बुक में ही एंट्री नहीं किया है आपने. ध्यान दो बच्चों, कैश बुक एक प्राइमरी बुक है पहले, और उसके बाद वो प्रिंसिपल बुक यानी लेजर, उसके बेसिस पे ही हम, मतलब वो कैश बुक अगर सब्सिडरी बुक के फॉर्मेट में ही बनाते हैं हम लोग, कैश बुक बोला गया है मतलब सब्सिडरी बुक्स आप यूज कर रहे हो, तो कैश बुक ही हमारा जर्नल है और कैश बुक ही हमारा लेजर है. तो इस केस में पहले आप कैश बुक में एंट्री करोगे और उस एंट्री से आप डी दास के खाते में पोस्टिंग करोगे. पहले एंट्री समझ लो, 100 रुपए मिले मुझे डी दास इस व्यक्ति से, बराबर है. तो एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट, 100 रुपए मिले ना, तो कैश इज कमिंग इन कैश अकाउंट डेबिट 100 रुपए टू डी दास अकाउंट 100 रुपए. तो बुक्स में एंट्री करते समय हम जर्नल एंट्री तो लिखेंगे नहीं क्योंकि हमने कैश बुक बनाया है जो हमारा सब्सिडरी बुक है.
तो कैश बुक में हम कैश कॉलम में 2D दास लिखेंगे। अगर मैं ठीक से अकाउंटिंग करता तो यहाँ पे 2D दास लिखता, पहले ये इफेक्ट देता मैं, और उसके बाद डी दास के खाते में बाय कैश 100 रुपए लिखता मैं। आई होप यू आर गेटिंग इट माय फ्रेंड्स। तो पहले एंट्री कैश बुक में, यानी ये कैश बुक ही हमारा जर्नल एंट्री है, बराबर है क्या? क्योंकि हम सब्सिडरी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, पहले हम सब्सिडरी बुक में एंट्री करते हैं, और सब्सिडरी बुक में एंट्री करने के बाद दूसरा इफेक्ट हम पार्टी के लेजर में देते हैं, लेजर अकाउंट्स में। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कहीं पे भी बोला है क्या कि डी दास के खाते में हमने बराबर पोस्टिंग कर रखी है? तो आंसर आएगा नो। आंसर आएगा नो। इसका मतलब यहां पे हमें अगर डी दास के अकाउंट में बराबर एंट्री की है ऐसा अगर हम बोलते हैं तो सिर्फ कैश बुक में गलती है, लेकिन अगर डी दास के खाते में ही एंट्री नहीं हुई है तो टू साइडेड एरर है, कैश बुक में एज वेल एज डी दास के खाते में भी इफेक्ट नहीं गया, यानी ट्रायल बैलेंस पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे जरा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, प्रोसेस को समझना पड़ेगा। प्रोसेस के अनुसार पहले हम कैश बुक में एंट्री करते हैं और फिर हम डी दास के खाते में पोस्टिंग करते हैं, बिकॉज कैश बुक इज माय प्राइमरी बुक जिसमें हम एंट्री पहले करेंगे। जर्नल में एंट्री जाके नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने कैश बुक नाम का एक सब्सिडरी बुक बना के रखा है। तो कैश बुक में पहले एंट्री लिखूंगा मैं और उसके बाद डी दास के खाते में पोस्टिंग करूंगा। इज इट राइट? तो कैश बुक में ही अगर आपने एंट्री नहीं की है, एन अमाउंट ऑफ ₹100 was received from D Das on 31st December 2015 but has been omitted to enter, enter बोला है मतलब एंट्री ही नहीं हुआ इन द कैश बुक, तो डी दास के खाते में पोस्टिंग होने का क्वेश्चन ही नहीं आता है। तो बच्चों ये टू साइडेड एरर है, सिंपली हम ये एंट्री पोस्ट करेंगे। अभी हम कैश बुक को डेबिट करेंगे कितने रुपए से? 100 रुपए से, एंड डी दास को क्रेडिट करेंगे 100 रुपए से। टू साइडेड एरर है, सस्पेंस अकाउंट यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि सस्पेंस अकाउंट को डिफरेंस ट्रांसफर किया है, इसका मतलब यहाँ पे हम रेक्टिफिकेशन कौन सा मेथड यूज करके कर रहे हैं? रेक्टिफिकेशन इज डन आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। रेक्टिफिकेशन इज डन आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो बच्चों अगर रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस हो रहा है तो सारे लेजर अकाउंट्स क्लोज्ड हैं, सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा? कैश अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। लेजर अकाउंट्स क्लोज्ड है, इसका मतलब क्या है? लेजर की टोटल लेके मैंने बैलेंस निकाल के बैलेंस ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी लिख दी है, तो जो क्लोज किया हुआ लेजर है उसको जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यू कैन डेबिट कैश अकाउंट, मतलब कैश में ऑलरेडी जो कुछ भी बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, कैश ऑलरेडी डेबिट बैलेंस दिखा रही है, उसमें और 100 रुपए आपको ऐड करने पड़ेंगे और नया ट्रायल बैलेंस जो ड्रॉ करेंगे वो उसमें कैश बैलेंस 100 रुपए से ज्यादा दिखेगा, एंड डी दास का जो कुछ भी बैलेंस ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है वो भी 100 रुपए से क्रेडिट बैलेंस बढ़ेगा। आई होप सॉरी वट एवर बैलेंस इट इज, उसका आई थिंक डेबिट बैलेंस होगा, वो पैसे दे रहा है मतलब वो उतना बैलेंस उसका कम हो जाएगा डी दास का। इज इट क्लियर टू यू? यस, आई होप यू डू गेट माई पॉइंट। ओके, तो बच्चों चलो रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखते हैं। हमें एंट्रीज ही पूछे हैं, हम एंट्री लिखेंगे, भले ही हम एंट्री पास कर रहे हैं लेकिन इफेक्ट हम डायरेक्टली अभी ट्रायल बैलेंस में दे रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी कैश अकाउंट आपने लिखा हुआ है, वो ट्रायल बैलेंस स्ट्रेट अवे कैंसिल कर देंगे क्योंकि वो टैली नहीं हुआ, और एक नया ट्रायल बैलेंस फिर से लिखना शुरू करेंगे जिसमें कैश का बैलेंस 100 रुपए से बढ़ाएंगे, क्योंकि एंट्री क्या होने वाली है? एंट्री क्या होने वाली है बच्चों? जस्ट अ सेकेंड, कैश अकाउंट डेबिट होगा, टू डी दास 100 रुपीज 100 रुपीज, नरेशन लिखोगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आई होप आपने बनाया होगा, नहीं बनाया तो पहले जर्नल का फॉर्मेट बनाओ एंड लेट्स राइट डाउन दीज एंट्रीज। डी दास को क्रेडिट क्यों किया आपको समझ में आया? समझो इस क्वेश्चन में ऐसे एक लाइन एडिशनल दिया होता, दो डी दास अकाउंट हैज बीन करेक्टली क्रेडिटेड, ऐसे बोला होता तो मैं सिर्फ कैश अकाउंट को डेबिट करता, लेकिन उस वक्त सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होता, क्योंकि आपने एक ही इफेक्ट वहां पे कवर नहीं किया है, डी दास को बराबर इफेक्ट दे दिया है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। हाँ बच्चों, अभी मैंने एक बात आपको क्या बताई, मेरा ट्रायल बैलेंस रेडी है, इसका मतलब मैं लेजर क्लोज करके, मैं मेरे लेजर अकाउंट क्लोज करके बैठा हुआ हूं, तो मैं एक नया ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा जिसमें डायरेक्टली ये एंट्रीज एक कहीं जर्नल में लिख के रखूंगा सब जगह पे, इसका बेस रिकॉर्ड मेरे पास रह जाए, इसलिए रेक्टिफिकेशन सारे जर्नल एंट्रीज में जर्नल में लिखूंगा। और कैश बुक मैंने ऑलरेडी क्लोज किया है। देखो दो ऑप्शन है आपके पास,
डायरेक्टली आप ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट दे सकते हो, नहीं तो आप फिर से लेजर ओपन करना चाहते हो, 31 मार्च को आपको आपने क्लोज किया होगा, 1 अप्रैल को फिर से ओपन करना चाहते हो, तो वही जो कैरिड डाउन बैलेंस है वो आगे लोगे, फिर से उस बैलेंस में ये एंट्रीज का पोस्टिंग करोगे, और ये एंट्रीज पोस्ट करने के बाद जो नया बैलेंस आता है वो बैलेंस आप लेके ट्रायल बैलेंस बना सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि लेजर में जाके पोस्टिंग करके नया ट्रायल बैलेंस निकालना है या डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट दिखाना है। मैं आपको डायरेक्टली इफेक्ट दिखाने की बात क्यों कर रहा हूं, सो दैट यू कैन इमेजिन कि आपको पता चले कि इस एंट्री का इफेक्ट क्या हो रहा है। इस एंट्री का इफेक्ट क्या हो रहा है, देखो बच्चों, कैश का बैलेंस बढ़ना चाहिए 100 रुपए से, एंड डी दास का बैलेंस कम होना चाहिए 100 रुपए से। इज इट क्लियर टू यू? यस, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ओके, फाइन, लेट्स गो अहेड। सेकेंड ट्रांजेक्शन, the total written inward book for December has been cast rupees 100 short. Total written inward book for December has been cast rupees 100 short. 100 रुपए से उसका टोटलिंग, रिटर्न इनवर्ड बुक का टोटलिंग कम हुआ, यानी गलती सिर्फ रिटर्न इनवर्ड बुक में है या रिटर्न इनवर्ड यानी बच्चों सेल्स रिटर्न, तो दूसरी पार्टी कंसर्न होगी, क्रेडिट पे जो गुड्स बेचे उसका गुड्स हमें वापस मिला है, सेल्स रिटर्न, क्रेडिट सेल्स रिटर्न, तो दूसरा इफेक्ट डेटर्स के अकाउंट पे होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि डेटर्स के अकाउंट में भी 100 रुपीज की गलती हुई है, आंसर इज नो। तो ये बच्चों सिंगल साइडेड एरर है। रिटर्न इनवर्ड की एंट्री हमेशा क्या होती है बच्चों, रिटर्न इनवर्ड की एंट्री हमेशा क्या होती है, तो रिटर्न इनवर्ड हमेशा डेबिट होता है, हमने सब्सिडरी बुक्स के टॉपिक में देखा था। तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, नाम कुछ भी, जो कुछ भी है उसका नाम मैं क्रेडिट करूंगा। इज इट राइट? ये हम पोस्टिंग कैसे करते हैं, हम अगर सब्सिडरी बुक बना रहे हैं तो रिटर्न इनवर्ड का एक ऐसा बुक बनेगा, और यहाँ पे मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, जो कोई भी डेटर्स है हमारे जिन्होंने गुड्स हमें वापस भेजे वो हम यहाँ पे लिखेंगे, बराबर है। तो टोटल 200 होगा, ये 200 का टोटल रिटर्न इनवर्ड इस लेजर में हम पोस्ट करेंगे, रिटर्न इनवर्ड डेबिट टू टोटल एज पर सब्सिडरी बुक 200, एंड एक्स एंड वाई के खाते में इंडिविजुअल इफेक्ट्स तो जाते ही रहेंगे, एक्स के क्रेडिट में बाय रिटर्न इनवर्ड, वाई के क्रेडिट में बाय रिटर्न इनवर्ड, 100 रुपए 100 रुपए। लेकिन हुआ क्या, ये 100 रुपए का 200 रुपए का टोटल आपने गलती से यहाँ पे कितने से कम लिख दिया, 100 रुपए से कम लिख दिया, यानी टोटल में आपने सिर्फ 100 रुपए लिखे, तो उसके कारण रिटर्न इनवर्ड डेबिट हुआ 100 रुपए से, एंड आपके पार्टीज के अकाउंट क्रेडिट हुए 200 रुपए से। तो हो रहा है क्या, यहाँ पे 100 रुपए का ट्रायल बैलेंस में फर्क आएगा क्योंकि रिटर्न इनवर्ड आपका 100 रुपीज से कम डेबिट हुआ है, तो लेट्स डेबिट इट, रिटर्न इनवर्ड आई कैन डेबिट। तो बच्चों ये तो श्योर हुआ कि मैं रिटर्न इनवर्ड डेबिट करूंगा, कितने रुपए से, 100 रुपए से, क्योंकि ये हमारा शॉर्ट डेबिट हुआ है। क्रेडिट कौन सा अकाउंट करोगे, तो क्रेडिट करने के लिए कोई दूसरा अकाउंट है ही नहीं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आप कौन से पॉइंट पे कर रहे हो वो पहले देखो। अगर आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस कर रहे हो तो जाओ बच्चों, ट्रायल बैलेंस अभी तक आपने बनाया नहीं है तो आपके लेजर्स अभी तक क्लोज नहीं हुए होंगे, रिटर्न इनवर्ड के खाते में जाओ, डेबिट साइड को टू शॉर्ट एरर इन टेकिंग टोटल लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। बट अभी वो मेथड हम यूज नहीं कर रहे हैं, हमारा एरर लोकेट कब हुआ है, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। So I can't go to the return inward account now because it is closed. So what I will do, I will make one entry, return inward account I will debit. So return inward को already debit balance होगा, और ये 100 रुपए का डेबिट और आया तो 100 रुपए से रिटर्न इनवर्ड का डेबिट बैलेंस बढ़ जाएगा। टू टू क्रेडिट किसका अकाउंट करोगे बच्चों, ये सिंगल साइडेड एरर था, तो इस सिंगल साइडेड एरर के कारण डेफिनेटली ट्रायल बैलेंस में फर्क आया होगा। तो ट्रायल बैलेंस में 100 रुपए का 100% फर्क, जो कुछ भी ट्रायल बैलेंस में फर्क है आपका 493 रुपीज का फर्क है, और 493 सस्पेंस अकाउंट डेबिट दिखा रहा है। जो कुछ भी ट्रायल बैलेंस में फर्क पड़ता है वो फर्क सिंगल साइडेड एरर के कारण पड़ता है, तो उस टोटल फर्क में से 100 रुपए का फर्क ये ट्रांजेक्शन दिखा रहा है। समझ में आ रहा है कि बच्चों, तो ये रिटर्न इनवर्ड डेबिट करता हूं तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट कौन सा करूंगा, सस्पेंस अकाउंट। बच्चों मैं कंसेप्ट आपको बार बार बता रहा हूं, मैं यहाँ पे टेक्निक वाइज भी बता सकता हूँ, रिटर्न इनवर्ड डेबिट हुआ है, क्रेडिट करने के लिए कोई दूसरा अकाउंट नहीं है, तो आप बिंदास आंख बंद करके सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करो, ऐसे भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन ऐसे सीखना नहीं है, हमें समझना है कि सस्पेंस अकाउंट में जो नेट फर्क आया है डेबिट एज वेल एज क्रेडिट का, वो 493 रुपीज में ये इफेक्ट भी है 100 रुपए का, तो वो इफेक्ट मैंने रिवर्स कर दिया, तो सस्पेंस अकाउंट को इस बार क्रेडिट कर दिया। आर यू गेटिंग इट? तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस 100 रुपए से कम हो गया, मतलब जो 493 है उसमें 100 रुपए का डिफरेंस इस रिटर्न के कारण पड़ चुका था।
जो मैंने निकाल दिया और उसके रिस्पेक्टिव खाते को वो ट्रांसफर कर दिया, यानी सस्पेंस अकाउंट से बैलेंस निकाल के 100 रुपए का रिटर्न इनवर्ड अकाउंट को ट्रांसफर किया। तो अब बोलो सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस कितनी रहेगी, 393 की रहेगा बैलेंस, लेकिन वो भी नेट बैलेंस है। हमेशा सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, क्योंकि 493 डेबिट एंड क्रेडिट का नेट फिगर है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो समझो सस्पेंस अकाउंट किसी एंट्री में डेबिट होता है तो फर्क ज्यादा है, कोई क्रेडिट वाला आइटम भी है जिसके कारण वो नेट होके अमाउंट 493 कम दिख रहा है। आई होप यू आर गेटिंग वट एवर आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट। ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। ये जो कुछ भी बातचीत मैंने की सस्पेंस अकाउंट का जो नेट डिफरेंस है वगैरह वगैरह वो सेकेंडरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई अकाउंट क्रेडिट करने के लिए है नहीं। तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ये होगी एंट्री नंबर 2, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, 100 रुपीज 100 रुपीज। चलो फटाफट लिखो। ओके, डन। आगे बढ़ता हूं बच्चों। नेक्स्ट, अ परचेस ऑफ एन ऑफिस टेबल कॉस्टिंग रुपीज 300 हैज बीन पास्ड थ्रू परचेस डे बुक, हैज बीन पास थ्रू परचेस डे बुक। परचेस डे बुक मतलब क्या बच्चों? परचेस डे बुक मतलब एक सब्सिडरी बुक जो मैंने क्रेडिट परचेसेस के लिए मेंटेन करके रखा है। और परचेसेस मतलब जिस गुड्स में मैं ट्रेड करता हूं उस गुड्स को अगर मैं खरीदता हूं तो उसको परचेस बोलता हूं। क्या मैं ऑफिस टेबल के लिए ऑफिस टेबल खरीदने का बेचने का बिजनेस करता हूं? आंसर इज नो। यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन आपको बताया गया है वो पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है कि ऑफिस टेबल यानी हमारे ऑफिस में जो कामकाज करने के लिए टेबल लगता है वो हमने खरीदा है, वो मैं बेचने का बिजनेस नहीं करता हूं, ये मेरा एसेट है, ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो बच्चों एक कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने परचेस ट्रीट करके रेवेन्यू की तरह उसको ट्रीट किया। समझ में आ रहा है बच्चों? जो मेरे हिसाब से रॉन्ग है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज रॉन्ग। तो बच्चों एंट्री होनी चाहिए कौन सी और क्या एंट्री इन्होंने की है वो हम लिखेंगे। तो बच्चों पहले रॉन्ग एंट्री लिखते हैं। इन्होंने रॉन्ग एंट्री क्या की है? इन्होंने सब्सिडरी बुक के माध्यम से अकाउंटिंग किया है, बराबर है। तो सब्सिडरी बुक में ये हमारा परचेस बुक है, तो परचेस बुक में ये ट्रांजैक्शन इन्होंने रिकॉर्ड किया। किसके पास से गुड्स खरीदे हैं वो बताया है क्या? नहीं, पार्टी का नाम नहीं दिया है, बट फिर भी यहाँ पे पार्टी का नाम लिख दिया इन्होंने और 300 रुपए का जो टेबल हमने खरीदा वो लिख दिया। मतलब मैंने आपको सब्सिडरी बुक में पढ़ाया था बच्चों, क्या पढ़ाया था कि इस एंट्री को पढ़ना कैसे है, परचेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, ये एंट्री उन्होंने कर दी। तो उनकी रॉन्ग एंट्री यहां पे लिखता हूं मैं, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, ये उनकी रॉन्ग एंट्री है, बराबर है। अमाउंट 300 रुपए, 300 रुपए। राइट एंट्री क्या है? करेक्ट एंट्री में यहां पे लिखता हूं, आपके हिसाब से करेक्ट एंट्री होनी चाहिए, ये ऑफिस टेबल हमारा फर्नीचर है, बराबर है क्या? तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, ऐसे एंट्री होनी चाहिए थी। 300 रुपए, 300 रुपए। आप देख सकते हो बच्चों पार्टी को क्रेडिट किया, यहाँ पे भी क्रेडिट ही किया है। मतलब रॉन्ग गलत एंट्री में भी पार्टी को सही इफेक्ट दिया है, एंड सही एंट्री में ही पार्टी अकाउंट को क्रेडिट करना ही था सही एंट्री के हिसाब से। यानी पार्टी अकाउंट पे कोई इंपैक्ट गलत नहीं हो रहा है, तो कुछ भी करने का पार्टी अकाउंट को हाथ नहीं लगाने का, यानी रेक्टिफिकेशन एंट्री में पार्टी अकाउंट को चेंज नहीं करना है। इज इट क्लियर टू यू? हाँ, डेबिट होना चाहिए था परचेस, सॉरी डेबिट होना चाहिए था फर्नीचर, बट डेबिट कर दिया परचेस। तो परचेस का डेबिट हटाओ, तो परचेस को क्या करूंगा मैं? क्रेडिट करूंगा। तो टू परचेस क्रेडिट करूंगा 300 रुपए से। डेबिट कौन सा करना था? फर्नीचर। तो बच्चों फर्नीचर डेबिट करूंगा 300 रुपए से। तो एंट्री क्या हो गई बोलो? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट 300, 300। चलो फटाफट एंट्री लिखो बच्चों। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। हाउ मच? 300, 300। आई होप यू आर गेटिंग दिस। चलो नरेशन लिखना, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक बाय विच परचेस ऑफ फर्नीचर वाज एंटर्ड इन द परचेस बुक एंड हेंस डेबिटेड टू परचेस अकाउंट, हेंस डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। चलो आगे बढ़ू।
₹375 paid for wages to a workman for making showcases had been charged to wages account. फिर से ट्रांजैक्शन पढ़ता हूं, ध्यान देना। ₹375 paid for wages to workmen for making showcase. शोकेस मतलब क्या बच्चों? हमारे शॉप में जो मटेरियल दिखना चाहिए ना कस्टमर को, क्या क्या आइटम्स मेरे पास है, तो वो आइटम्स दिखने के लिए मैंने एक शोकेस बनाया है। शोकेस मतलब जो मेरे पास गुड्स है वो उनको दिखने के लिए एक टेबल बनाया है जिसमें ये आइटम्स में, कबर्ड बनाया है जिसमें मैं ये आइटम्स रखता हूँ। शोकेस यानी मेरे को ये लग रहा है कि ये फर्नीचर है। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? तो ये फर्नीचर का ही एक पार्ट है शोकेस मतलब। तो बच्चों फर्नीचर का एक पार्ट है जो बनाने के लिए हमने वेजेस पे किए हैं। ठीक है, जो बनाने के लिए हमने वेजेस पे किए कितने, ₹375 के, वो आपने रेगुलर वेजेस ट्रीट करके वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिए। ध्यान देना बच्चों, एक कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। अब यहां पे क्या हो रहा है, इस ट्रांजैक्शन में हमने डायरेक्टली फर्नीचर बाहर से खरीदा था। इस ट्रांजैक्शन में मतलब ये इसके पहले वाला ट्रांजैक्शन, यहाँ पे एंट्री आपको बोर्ड पे दिख रही है। इस ट्रांजैक्शन में फर्नीचर मैंने बाहर से खरीदा था। मैं ऐसे भी कर सकता हूं ना, मैंने शोकेस कैसे बनाया, मटेरियल खुद लाया मैंने। समझ में आ रहा है बच्चों? मटेरियल मैंने खुद लाया, कारपेंटर को वेजेस दिया मैंने और उसको बोला कि मेरी जगह पे आके शोकेस बना के दे दे। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? तो अभी ये जो वेजेस हम पे कर रहे हैं वो फर्नीचर बनाने के लिए पे कर रहे हैं, तो ये वेजेस भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। एंड इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस वेजेस को रेगुलर वेजेस की तरह ट्रीट किया। जो हमारे शॉप में काम करने वाले लोग हैं, वर्कर्स है, लेबरर्स है, उनको वेजेस हम देते हैं तो हम वेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं। वो हमारे रेगुलर रेवेन्यू एक्सपेंसेस है बच्चों। क्यों? क्योंकि शॉप में जो काम करते हैं वर्कर्स, वो हर रोज काम करते हैं, वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और फिर हम वो गुड्स को बेचते हैं, तो वो गुड्स रिलेटेड वेजेस है। ये फर्नीचर रिलेटेड वेजेस है। फर्नीचर एक कैपिटल एसेट है और उस कैपिटल एसेट को हम लोग अगर बना रहे हैं तो उस कैपिटल एसेट को बनाने के लिए जो कुछ भी वेजेस पे किए जाते हैं वो वेजेस डेबिट होने चाहिए उसी कैपिटल एसेट में। ऐसा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 नाम का एक फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। वो बोलता है कि एसेट जब तक रेडी फॉर यूज नहीं होता है तब तक जितने सारे खर्चे आप उस एसेट के लिए कर रहे हो वो सारे के सारे खर्चे एसेट अकाउंट को डेबिट होना चाहिए। इज इट राइट? अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ज्ञान आपके फाउंडेशन लेवल पे ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा एक कंसेप्ट है जो हम ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों? तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी अकाउंटिंग करने का एक रूल है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट आपको बोलता है कि कैपिटल एक्सपेंसेस में ही ये वेजेस ऐड होने चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? तो बच्चों यहाँ पे रॉन्ग एंट्री क्या है, यहाँ पे रॉन्ग एंट्री क्या है, समझ लो बात को। रॉन्ग एंट्री है वेजिस, जो इनका रेवेन्यू खर्चा है जो ट्रेडिंग अकाउंट को जाने वाला है। तो वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए के वेजिस पे किए थे उस कारपेंटर को? 375। 375 सिंपल भाषा में बोलना चाहूं तो ये वेजेस हमारे रेगुलर वर्कर्स को हम देते हैं। रेगुलर वर्कर्स हमारे फैक्ट्री में जो काम करते हैं उनको जो हम हर वीक को नहीं तो हर महीने को जो कुछ भी तनख्वाह देते हैं दैट इज कॉल्ड एज वेजेस, राइट? डेली वेजेस हम अगर देते हैं, हर दिन देते हैं, तो ये रेगुलर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट अभी जो हमने पे किया है वो भी वैसे तो वेजिस ही है, वो तो वैसे भी वेजिस ही है, बट वो वेजिस मैंने मेरे रेगुलर वर्कर को नहीं दिया है। कोई बाहर का कॉन्ट्रैक्टर लेके, कारपेंटर है जो सिर्फ मेरा शोकेस बनाने का काम करने वाला है। तो ये शोकेस के लिए जो मैं खर्चा कर रहा हूं, क्या वो खर्चा यानी ये वेजेस जो मैं पे कर रहा हूं उसके कारण शोकेस बन रही है? क्या ये शोकेस 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए मेरे को बेनिफिट कमा के दे रही है? आंसर इज यस। तो ये शोकेस 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए चलेगी, यानी ये वेजेस जो खर्चा है वो आपको बेनिफिट 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए दे रहा है, इसीलिए इस वेजेस को भी कैपिटल एक्सपेंडिचर समझो। ये हमारा प्रिंसिपल है बच्चों। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तो क्लियर कट बताया ही है कि ऐसे सभी खर्चे जो एसेट रेडी फॉर यूज बनने तक करते हैं हम, वो सारे के सारे कैपिटलाइज होने चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? तो बच्चों ये वेजेस की करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर ब्रैकेट में लिखता हूं शोकेस, शोकेस अकाउंट डेबिट 375 टू कैश। तो ये एंट्री होनी चाहिए थी, यानी यहाँ पे ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है।
ऊपर वाली ट्रांजैक्शन है उसी की तरह सिमिलर ट्रांजैक्शन है ये। ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में हम डायरेक्टली फर्नीचर बाहर से खरीद रहे थे, इस ट्रांजैक्शन में मटेरियल खरीदेंगे और उसके ऊपर काम करवाएंगे वर्कर के पास से, ठीक है। लेकिन ये वर्कर हमारे ऑर्डिनरी रेगुलर वर्कर्स नहीं है, तो इनको जो कुछ भी वेजेस पे करोगे वो कैपिटलाइज करना मत भूलो, ठीक है बच्चों। हाँ, तो क्या होगी एंट्री बोलो, रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट सही में डेबिट करना था आपको, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट 375 375। ये वेजेस क्रेडिट क्यों किए, क्योंकि डेबिट नहीं करने थे। कैश अकाउंट बराबर है कुछ भी करने का, लेकिन कैश अकाउंट को हाथ नहीं लगाने का। इज इट क्लियर? तो वेजेस डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो वेजेस को क्रेडिट कर दो। फर्नीचर डेबिट कर देंगे 375। तो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ पे डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आया रेक्टिफिकेशन एंट्री में, यानी ये सिंगल साइडेड एरर है या डबल साइडेड? जोर से बोलो, डबल साइडेड एरर है। इज इट क्लियर टू यू? तो 375 डबल साइडेड एरर है, टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्टली एंट्री पास करनी है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। नरेशन लिख लो बच्चों, बोर्ड पे से कॉपी कर लो। being the wages paid to the workman for making showcases on showcases which should be capitalized and not to be charged to wages account. ठीक, आई होप यू आर गेटिंग ऑल द कंसेप्ट्स, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, चलो लिख दिया ना जर्नल एंट्री? हाँ, नहीं लिखा है तो पॉज करके लिख लो, मैं आगे बढ़ता हूं। ध्यान ध्यान दो अभी। एडजस्टमेंट नंबर ई, a purchase of rupees 67 had been posted to the trade payables account, had been posted to the trade payables account as rupees 60, as rupees 60. A purchase of rupees 67 had been posted to the trade payables account as rupees 60. तो ट्रेड पेबल अकाउंट में पोस्टिंग करते समय गलती हुई है बच्चों। पोस्टिंग में आपको समझ में आना चाहिए, पोस्टिंग में सिंगल साइडेड एरर होने के चांस 99% है, क्योंकि एक अकाउंट में पोस्टिंग होता है, दूसरे अकाउंट में पोस्टिंग गलत हुआ है। इन्होंने क्या बोला है, पोस्टेड टू द ट्रेड पेबल्स अकाउंट, यानी क्रेडिटर के खाते में पोस्टिंग करते समय गलती हुआ है, यानी एक ही अकाउंट में गलती है, परचेस में कोई गलती नहीं है। फिर भी मैं आपको पूरा प्रोसेस फिर से एक बार समझाता हूं। 67 रुपीज के गुड्स खरीदे थे, तो हमने परचेस बुक बनाया होगा। परचेस बुक में हमने क्रेडिटर्स का नाम लिखा 67 रुपीज, यहां पे कोई गलती नहीं है। लेकिन इसके बेसिस पे हम दो लेजर्स बनाते हैं लेजर बुक में। ये हमारी जर्नल एंट्री हुई, ये हमारी जर्नल एंट्री हुई सब्सिडरी बुक्स के फॉर्मेट में, बराबर है क्या? ये हमारा परचेस अकाउंट है और ये हमारा क्रेडिटर्स अकाउंट है। अब परचेस अकाउंट को ऑब्वियसली ये जो कुछ भी सभी अमाउंट्स की टोटल है वो हम पोस्ट कर देंगे, इसमें कोई गलती नहीं हुई है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है। लेकिन क्रेडिटर्स के खाते में इन्होंने क्या बोला है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 67 रुपीज, यहाँ पे हम लिखेंगे ना बाय परचेस 67, ये लिखते समय हमने गलती से क्या लिख दिया, गलती से हमने लिख दिया 60 रुपीज। समझ में आ रहा है बच्चों? तो 7 रुपए से क्रेडिटर को क्रेडिट नहीं किया, लेट्स डू इट देन। 7 रुपए से टू क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस 7 रुपए से बढ़ना चाहिए, ध्यान में आ रहा है बच्चों? लेकिन डेबिट कौन सा अकाउंट करो, सिंस इट इज अ सिंगल साइडेड एरर, ये 7 रुपए से क्रेडिट परचेस क्रेडिटर्स क्रेडिट कम हुए, यानी 7 रुपए का ट्रायल बैलेंस में फर्क पड़ चुका होगा। तो ट्रायल बैलेंस में जो कुछ भी फर्क पड़ा है वो हमने ऑलरेडी सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफर करके रखा है, तो अब वो बैलेंस हम यूज करेंगे। तो सस्पेंस अकाउंट को इस बार डेबिट करूंगा। तो बच्चों सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 7 रुपए, ऐसी रेक्टिफिकेशन एंट्री होने होनी चाहिए। इज इट राइट? हाँ, तो लिख लो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, ब्रैकेट में लिखना पर्सनल अकाउंट। अभी क्रेडिटर्स लिख रहा हूं, इसका मतलब क्रेडिटर कौन है, वो मिस्टर एक्स अगर नाम है उसका, तो यहाँ पे मिस्टर एक्स अकाउंट लिखूंगा। नाम नहीं दिया है क्वेश्चन में, इसलिए हम क्रेडिटर लिख रहे हैं, वैसे नाम देना चाहिए क्वेश्चन में भी। मिस्टर एक्स होता तो मिस्टर एक्स लिखता मैं। इज इट क्लियर टू यू? यस, गो अहेड एंड प्लीज राइट डाउन दिस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट।
चलो आगे बढ़ता हूं बच्चों। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एफ, a check of rupees 200 received from PC Joshi had been dishonored and was passed to the debit of allowance account, passed to the debit of allowance account। ध्यान देना बच्चों, a check of rupees 200 received from PC Joshi has been dishonored and was passed to the debit of allowance account। एंट्री क्या होनी चाहिए बच्चों? चेक मिला पीसी जोशी से, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू, पहली एंट्री की बात कर रहा हूं मैं, बैंक अकाउंट डेबिट हाउ मच? 200। ये जब मिला था चेक तब हमने पीसी जोशी जी को क्रेडिट किया था 200 रुपए। ये एंट्री का मेरा कोई रिलेशन नहीं है, बट फिर भी आपको समझाने के लिए मैं एंट्री लिख रहा हूँ। पहली एंट्री हमने ये की थी, जब चेक मिला था तो बैंक को डेबिट किया, बैंक का बैलेंस बढ़ाया और पीसी जोशी के पास से जो कुछ भी पैसे आने वाले थे उनका खाता हमने क्रेडिट करके उनका बैलेंस हमने नीचे कर दिया। इज इट राइट? तो 200 रुपए का इफेक्ट हमने इस प्रकार से किया था जब चेक मिला था तब। अब ये चेक डिसऑनर्ड हुआ है, चेक क्या हुआ है? डिसऑनर्ड हुआ है। तो बच्चों चेक डिसऑनर होने के बाद एंट्री क्या होगी? पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए बच्चों। ये कौन सी एंट्री होनी चाहिए? करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। वॉज पास्ड टू द डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट। मतलब इन्होंने एंट्री क्या की बच्चों? अलाउंस अकाउंट के डेबिट में एंट्री कर दी, अलाउंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऐसे एंट्री कर दी। यानी इन्होंने बैंक अकाउंट बराबर क्रेडिट किया है, बैंक अकाउंट बराबर क्रेडिट किया। पीसी जोशी को डेबिट देना चाहिए था, पीसी जोशी को डेबिट देना चाहिए था, बट इन्होंने अलाउंस को डेबिट दिया है, इन्होंने अलाउंस को डेबिट दिया है। बच्चों पीसी जोशी को डेबिट देना चाहिए था, अलाउंस को डेबिट दिया है। अलाउंस का डेबिट हटाओ तो अलाउंस को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू अलाउंस, ऐसे क्रेडिट में लिखूंगा अमाउंट जो कुछ भी ट्रांजेक्शन में दिए, एंड डेबिट कौन सा करूंगा? पीसी जोशी अकाउंट, पीसी जोशी अकाउंट। तो बच्चों समझ में आ रहा है? पीसी जोशी डेबिट टू अलाउंस अकाउंट, ऐसी एंट्री आपको करनी है। ठीक है, तो मैं यहां पे आता हूं एडजस्टमेंट नंबर एफ, पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू अलाउंस अकाउंट। अमाउंट होगी 200 रुपए। क्वेश्चन में अमाउंट देख सकते हो आप लोग, अमाउंट होगी 200 रुपए। नरेशन लिखना, बीइंग चेक ऑफ पीसी जोशी डिसऑनर्ड प्रीवियसली डेबिटेड टू अलाउंस अकाउंट, डेबिटेड टू अलाउंस अकाउंट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन जी, ₹1000 पेड फॉर द परचेस ऑफ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त। मिस्टर दत्त कौन है? मालिक है। हैड बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, हैड बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। बच्चों यहां पे आपको बहुत ही मतलब आपका डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए अकाउंट्स का। ठीक है, अब ये जो मोटरसाइकिल खरीदा है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी वेदर इट इज अ एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस और पर्सनल एक्सपेंडिचर, ये समझना है। ₹1000 पेड फॉर द परचेस ऑफ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त बोला है, फॉर बिजनेस बोला होता तो बात कुछ अलग होती बच्चों, बात टोटली अलग होती। लेकिन फॉर मिस्टर दत्त लिखा है इन्होंने, यानी ये उसका पर्सनल, उसके पर्सनल यूज के लिए हमने ये मोटरसाइकिल खरीदी है, ऐसे हमें यहाँ पे ट्रांजैक्शन पढ़ के दिख रहा है। फॉर मिस्टर दत्त बोली है, बराबर है क्या? फॉर मिस्टर दत्त हमने ये मोटरसाइकिल खरीदी है। हैड बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। अरे बिजनेस का खर्चा है ही नहीं और आप बिजनेस का मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर रहे हो। एक तो पहले इसको एक्सपेंस अकाउंट में लेना गलत बात है। अगर ये बिजनेस के लिए खरीदा होता तो हम इसको कैपिटलाइज करते हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल का लाइफ 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए होता है, तो वो हमें 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए बेनिफिट कमा के देता है, इसलिए हम मोटरसाइकिल को डेबिट करते हैं और मिसलेनियस एक्सपेंस को क्रेडिट कर देते रेक्टिफिकेशन एंट्री में। लेकिन यहाँ पे ये मोटरसाइकिल हमने मिस्टर दत्त के लिए खरीदी है, नॉट फॉर बिजनेस। तो यहाँ पे गलती हो सकती है बच्चों। मतलब क्या गलती हो सकती है समझ लो। इन्होंने गलत एंट्री जो की है वो पहले मैं लिखता हूं, इन्होंने जो गलत एंट्री की है वो मैं पहले लिखता हूं। इनकी रॉन्ग एंट्री है
मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना है? 1000 रुपए में मोटरसाइकिल मिलता है, वाह वाह, वेरी गुड। 1000 रुपए टू कैश में खरीदा, ऐसे समझ लो, टू कैश। ये इन्होंने रॉन्ग एंट्री की है, ये तो मैं मानता ही हूं, इसीलिए तो आपको रेक्टिफिकेशन करने के लिए बोला है। अब करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? आप गलती कर सकते हो बच्चों, आपने अगर क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा है तो। अगर आपने क्वेश्चन में ये नहीं, इस पे ध्यान नहीं दिया, फॉर मिस्टर दत्त, तो क्या समझ सकते हो आप लोग? ये मोटरसाइकिल हमने बिजनेस के लिए ही खरीदा है, तो उस केस में आप क्या एंट्री लिखोगे? मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट, बराबर है क्या? टू कैश अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री लिखते हैं। और इसके हिसाब से कैश को हाथ नहीं लगाते आप लोग, मोटरसाइकिल को डेबिट करना था, इसलिए मोटरसाइकिल को डेबिट करोगे आप, बराबर है। एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस को आप क्रेडिट कर देते हैं। ये एंट्री आपको लगता कि आपने बराबर की है, बट आपने यहाँ पे एक फैक्ट इग्नोर की है बच्चों, कि ये मोटरसाइकिल बिजनेस के लिए नहीं खरीदा गया है, ये मोटरसाइकिल पर्सनल यूज के लिए खरीदा गया है। तो इसलिए आप यहाँ पे मोटरसाइकिल अकाउंट जो डेबिट कर रहे हो वो भी गलत है। कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए? देखो बच्चों, ओनर ने इनडायरेक्टली बिजनेस के खाते में से पैसे उठा के खुद के लिए मोटरसाइकिल खरीदी, तो हम बिजनेस के टर्म्स में इसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। और ड्राइंग के लिए हमने एक पर्सनल अकाउंट यूज करके रखा है, ओपन करके रखा है, दैट इज ड्राइंग्स अकाउंट। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे बच्चों 1000 टू कैश अकाउंट 1000। तो बच्चों ड्राइंग टू कैश एंट्री होनी चाहिए थी, एंट्री हो गई मिसलेनियस एक्सपेंस टू कैश। तो अभी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स को सही में डेबिट करना है तो ड्राइंग्स को सही में डेबिट कर देते हैं, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस को डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो उसका डेबिट हटाने के लिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर देते हैं 1000 रुपए से। तो ये बन गई मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस expenses account. Yes, and that is absolutely correct. Drawings account debit to miscellaneous expenses account, पर्सनल यूज के लिए लिया है, फॉर मिस्टर दत्त बोला है ना, तो सब किस्सा खत्म, किस्सा खत्म। मतलब जो पर्सनल एक्सपेंडिचर है उसको आपने बिजनेस एक्सपेंडिचर ट्रीट किया था, तो बिजनेस एक्सपेंडिचर को आपने क्रेडिट कर दिया एंड पर्सनल एक्सपेंडिचर को डेबिट कर दिया, दैट इज ड्रॉइंग। इज इट राइट माय फ्रेंड्स? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइन, आगे बढ़ो बच्चों। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अगला ट्रांजेक्शन एच, गुड्स अमाउंटिंग टू ₹700 हैड बीन रिटर्न बाय द कस्टमर। गुड्स अमाउंटिंग टू ₹700 हैड बीन रिटर्न बाय द कस्टमर एंड वेयर टेकन इनटू इन्वेंटरी बट नो एंट्री इन रिस्पेक्ट देयरऑफ वाज मेड इन द बुक्स। गुड्स अमाउंटिंग टू ₹700 हैड बीन रिटर्न बाय द कस्टमर, कस्टमर ने हमें वापस दे दिया 700 रुपए का, हमने वो इन्वेंट्री में भी ले लिया, लेकिन नो एंट्री इन रिस्पेक्ट देयरऑफ वाज मेड इनटू द बुक्स। तो बच्चों इसकी एंट्री ही हमने नहीं की, इसकी एंट्री ही हमने नहीं की, ठीक है। तो चलो एंट्री करते हैं इसकी, बराबर है क्या? तो 700 रुपए के गुड्स एंट्री नहीं की, यानी टोटल ओमिशन है, तो टू साइडेड एरर है, 100% दिस इज टू साइडेड एरर। तो शुरू करूं बच्चों, एंट्री क्या होगी? 700 रुपए के गुड्स वापस आए, तो एंट्री होनी चाहिए रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। तो एंट्री कर देते हैं, कितने? 700 रुपए के। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, सिर्फ डेटर्स लिखोगे तो भी चलेगा। करेक्शन ऑफ ओमिशन टू रिकॉर्ड द रिटर्न बाय कस्टमर, ठीक है बच्चों। चलो फटाफट लिखना। चलो हो गया, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अ सेल ऑफ ₹200 टू सिंह एंड कंपनी was wrongly credited to their account, was wrongly credited to their account, entry was made correctly, entry was made correctly made in the sales book। तो बच्चों सेल्स बुक में एंट्री बराबर हुई है। अ सेल ऑफ ₹200 टू सिंह एंड कंपनी, एंट्री क्या होनी चाहिए?
सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो बच्चों यहाँ पे मैं रॉन्ग एंट्री लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं करेक्ट एंट्री लिखता हूं। तो करेक्ट एंट्री में एंट्री होनी चाहिए सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपने जर्नल एंट्री भी बराबर की, आपने जर्नल एंट्री भी बराबर की, बट गलती क्या कर दी, वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। पोस्टिंग करते समय एंट्री में कोई लोचा नहीं है, सेल्स बुक में आपने बराबर एंट्री कर दी है, यानी सेल्स बुक में आपने रिकॉर्डिंग बराबर किया है। समझ में आया बच्चों? तो अकाउंटिंग हम सब्सिडरी बुक के माध्यम से कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेल्स बुक में आपने सिंह एंड कंपनी बराबर लिखा, कितना अमाउंट लिखा आपने, कितना रुपए है, 200 रुपए। तो यहाँ पे आपने बराबर लिखा, टोटल भी बराबर आएगी, टोटल के अनुसार सेल्स बराबर क्रेडिट हो जाएगा, यानी सेल्स के लेजर में कोई गलती नहीं है, सेल्स के लेजर में कोई गलती नहीं है, सेल्स लेजर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ, अब यहाँ पे सिंह लिखने के बाद आप सिंह एंड कंपनी के खाते में पोस्टिंग करते हो ना, तो पोस्टिंग एक्चुअली डेबिट साइड में होना चाहिए टू सेल करके, लेकिन आपने पोस्टिंग गलती से क्या कर दिया, टू यू हैव रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट, देयर अकाउंट यानी सिंह एंड कंपनी के खाते को आपने क्रेडिट कर दिया, यानी सिंह एंड कंपनी के क्रेडिट में लिखा गलती से आपने बाय सेल। सेल में कोई गलती नहीं है, सिर्फ सिंह एंड कंपनी के खाते में गलती है 200 रुपए की, तो सिंह एंड कंपनी को डेबिट होना चाहिए था, क्रेडिट कर दिया आपने। तो बच्चों सिंह एंड कंपनी को जो रॉन्ग क्रेडिट दिया है वो निकालने के लिए डेबिट करना पड़ेगा 200 रुपए का। समझ में आया? पहले रॉन्ग क्रेडिट हटाओ, सिंह एंड कंपनी को जो आपने रॉन्गली क्रेडिट किया है 200 रुपए से, उसको जीरो करना है, तो सिंह एंड कंपनी को डेबिट करना पड़ेगा। एंड सिंह एंड कंपनी को फिर से सही वाला डेबिट देने के लिए उसको और 200 रुपए से डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन क्रेडिट करने के लिए मेरे पास दूसरा कोई अकाउंट नहीं है। सेल्स को हाथ लगाओगे तो मार खाओगे बच्चों, क्योंकि सेल्स में कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे टू सस्पेंस अकाउंट कितने रुपए, 400 रुपए, ये एंट्री मुझे करनी पड़ेगी। यानी सेकेंड इफेक्ट कवर करने के लिए अभी ऑब्वियस है, सिंह को डेबिट होना था टू टैली द डबल एंट्री सिस्टम, गलती से पोस्टिंग में आपने सिंह को क्रेडिट कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस में 400 का फर्क आएगा ना। ऑलरेडी सेल्स क्रेडिट हुआ है 200 से और आपने सिंह को क्रेडिट कर दिया 200 से, यानी टोटल 400 का क्रेडिट हुआ इस ट्रांजैक्शन में। डेबिट कौन सा हुआ अमाउंट, कुछ भी नहीं, तो डेबिट साइड में फर्क पड़ रहा है कितने रुपए का, 400 रुपए का, और वो फर्क आपने ऑलरेडी कौन से खाते को ट्रांसफर करके रखा है, सस्पेंस खाते को ट्रांसफर करके रखा है। अब बारी आ गई, सस्पेंस को डेबिट बैलेंस दिखाया था आपने 400 का, इस ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं, 400 का डेबिट बैलेंस दिखाया था, अब सस्पेंस को क्रेडिट करो और रिस्पेक्टिवली सिंह को डेबिट करो। सिंह ऑलरेडी कितने का बैलेंस दिखा रहा था बुक्स में, 200 रुपए क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा था, इस एंट्री को पास करने के बाद सिंह डेबिट हो जाएगा 400 से, ये 400 का डेबिट और वो 200 का क्रेडिट पहले से दिया था, ये नेट होके सिंह के खाते में बराबर 200 रुपए का बैलेंस दिखेगा। सेल्स ऑलरेडी बराबर ही था, सेल्स में कोई चेंज नहीं हुआ, सस्पेंस अकाउंट का जो कुछ भी बैलेंस है वो निकल के सिंह के खाते में चला गया एरर डिटेक्ट होने के बाद। एरर डिटेक्ट कब हुआ, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, तब जाके मैंने सब अकाउंट छान मारे, तब जाके एरर डिटेक्ट हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? तो बच्चों ये एंट्री होगी, सस्पेंस अकाउंट में से 400 रुपीज निकाल के हमें कौन से अकाउंट को ट्रांसफर कर देने हैं, सिंह एंड कंपनी को। ठीक है बच्चों, तो सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, हाउ मच, 400। तो ये ट्रांजैक्शन का नरेशन है, बीइंग द करेक्शन ऑफ मिस्टेक बाय विच द अकाउंट ऑफ सिंह एंड कंपनी वाज क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ बाय ₹200 इंस्टेड ऑफ बीइंग डेबिटेड। ठीक है बच्चों, आई होप यू आर गेटिंग दिस। चलो हो गया बच्चों। हाँ, आपके क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट ओपन करने के लिए नहीं बोला है, फिर भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको पहले बैलेंस दिया जाता है, आप सस्पेंस अकाउंट ओपन करना जरूर। ठीक है, अब आपको देखो कंसेप्ट समझ में आएगा। 493 का कौन सा बैलेंस था, लेक्चर के शुरुआत में ही मैंने बोला है सस्पेंस अकाउंट को डेबिट बैलेंस था, तो मैं यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिसंबर 31 का ट्रायल बैलेंस हमने छान मारा है और वहां पे हमें गलती मिलती है, बराबर है क्या, डिफरेंस ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा था, तो सस्पेंस अकाउंट हमने यहाँ पे लिख दिया। सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में क्या लिख दिया, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट, मतलब डेबिट साइड में फर्क आ रहा है 493 का। समझ में आ रहा है बच्चों? ऊपर के जितने भी ट्रांजेक्शन है, मैंने हमेशा आपको बोला है ये चीज आप कहीं पे मार्जिन में लिख के रखो, अगर सारे एरर्स रेक्टिफाई हो जाते हैं तो ये 493 का डिफरेंस निकल जाएगा। सारे वन साइडेड एरर्स अगर आप डिटेक्ट कर पाते हो और रेक्टिफाई हो जाता है सस्पेंस अकाउंट,
तो ये वन साइडेड एरर सारे रेक्टिफिकेशन जो हमने किए उसके बाद सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद हमने अकाउंट छान मारे, अकाउंट छान मारने के बाद हमें एरर्स पता चले। कितने एरर्स थे टोटल, ए टू आई, मतलब 3 + 3 6, 9 एरर्स थे। तो ये 9 एरर्स को मैंने दो टाइप्स में क्लासिफाई किया, सिंगल साइडेड, डबल साइडेड। सिर्फ सिंगल साइडेड सस्पेंस अकाउंट में इफेक्ट होने वाले हैं, डबल साइडेड का कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि डबल साइडेड एरर के कारण ट्रायल बैलेंस में फर्क पड़ता ही नहीं है। ये फर्क वाले सिर्फ कितने एरर से हमें देखना पड़ेगा। तो ऊपर से मैं जब शुरू करता हूं तो जिस जिस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट यूज किया है वो एंट्री का पोस्टिंग मैं सस्पेंस अकाउंट में कर दूंगा। जैसे कि ये एंट्री नंबर बी, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो आ जाओ बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में बाय रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, बाय रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, हाउ मच, 100। आर यू गेटिंग इट? देन उसके बाद कौन सी दूसरी एंट्री है जिसमें सस्पेंस अकाउंट यूज किया, जरा देखो। ये टू साइडेड एरर है, पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर डी भी टू साइडेड एरर है। पॉइंट नंबर ई देखो, वन साइडेड एरर था। सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ, क्रेडिटर्स अकाउंट 7 रुपए से क्रेडिट हुआ, तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस और बढ़ गया, पहले से 493 था और 7 रुपए से बढ़ गया, तो अभी हो गया ये 500 रुपए। 500 रुपए बैलेंस हो गया बच्चों, समझ में आ रहा है? और वो क्रेडिट भी हुआ है कुछ। आगे बढ़ता हूँ, एफ नंबर का एडजस्टमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, डबल साइडेड एरर है। ड्रॉइंग अकाउंट टू मिसलेनियस डबल साइडेड, रिटर्न इनवर्ड टू डेटर डबल साइडेड। ये सिंग एंड कंपनी का एक ट्रांजेक्शन है, 400 रुपए से सस्पेंस अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। बराबर है क्या? तो अब देखो बच्चों, सारी गलतियां निकल चुकी है मेरे हिसाब से, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है, सस्पेंस अकाउंट टैली हो रहा है, सस्पेंस अकाउंट टैली हो रहा है बच्चों, सारी गलतियां निकल गई। अगर सर सस्पेंस अकाउंट टैली नहीं हुआ तो बैलेंस लिखो वैसे ही और फिर से एरर ढूंढना शुरू करो। जब तक अकाउंट आपके फाइनल नहीं होते तब तक आप ये काम रिपीट करते रहोगे, और जिस दिन सभी एरर्स मिल जाएंगे सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, लेकिन वो वन साइडेड एरर रेक्टिफाई करते समय सस्पेंस अकाउंट यूज करना मत भूलो, नहीं तो सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस वैसे ही रहेगी। इज इट क्लियर टू यू? सर फिर भी सस्पेंस अकाउंट टैली नहीं हुआ तो हमें एरर ही नहीं मिल रहा है, समझो हमने बहुत ट्राई किया, एरर ही नहीं मिला, तो आप सस्पेंस अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके किस्सा खत्म कर देते हो और बैलेंस शीट एंड पी&ल अकाउंट बनाते हो। ठीक है? जब कभी भी फ्यूचर में यानी नेक्स्ट ईयर में एरर डिटेक्ट होता है तो उसको हम रेक्टिफाई करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो वो केस हमें हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखना है, लास्ट केस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। मैं उसके बारे में बातचीत करूंगा लेकिन थोड़ी देर के बाद, अभी नहीं। ठीक है बच्चों, अभी पहले हमने दो केसेस देखे, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहले ये क्वेश्चन खत्म करो, पहले ये सस्पेंस अकाउंट कॉपी कर लो, और ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, इलस्ट्रेशन 5 इज ओवर। ठीक है, चलो सस्पेंस अकाउंट फटाफट कॉपी करना। सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे क्लोज हुआ है, मतलब मेरा अकाउंट अभी क्लियर हो चुका है, यानी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होने के लिए जो कुछ भी एरर्स मैंने किए थे वो तो मैंने सुधार लिए। अभी भी एरर हो सकते हैं क्या? ऑब्वियसली देर आर सच एरर्स जिसके कारण ट्रायल बैलेंस भी टैली हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? कोई कोई ऐसा भी एरर होता है कि जिसका ट्रायल बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं होता, जैसे कि ये ट्रांजेक्शन, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये फर्नीचर खरीदा था आपने और आपने परचेस करके ट्रीट किया, इसका ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था बच्चों। यानी अभी भी मैं ये 100% नहीं कह सकता हूं कि मेरा ट्रायल बैलेंस मेरा अकाउंटिंग बराबर है, बट फिलहाल अरिथमेटिकल एक्यूरेसी दे रहा है ट्रायल बैलेंस, मतलब मेरा अरिथमेटिकल डेबिट क्रेडिट इफेक्ट मैंने बराबर दे दी है। समझ में आ रहा है बच्चों? ये रेक्टिफिकेशन करने के बाद, हाँ, इसके पहले आपका डेबिट क्रेडिट भी बराबर नहीं था, जो आपने अभी सुधारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करके। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है बच्चों? हाँ, तो ये सभी ट्रांजेक्शन सस्पेंस अकाउंट को लिख लिया आपने, आई होप सो। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। illustration 5 is over, our illustration 5 is over। आगे बढ़ता हूँ बच्चों। हाँ, तो थोड़ा सा समराइज करते हैं टॉपिक को, क्योंकि सिर्फ आगे जाना जरूरी नहीं होता है, पीछे जो कुछ भी हमने सीखा है वो भी थोड़ा सा रिवाइज होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो बच्चों रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चाहिए तो आप ये चार्ट लिख सकते हो, has been divided into 3 parts। error located before preparing trial balance। दूसरा है error
located after preparing trial balance but before before final accounts. Before final accounts. एंड तीसरा केस हम पढ़ने वाले हैं एरर लोकेटेड, अभी तक ये डिस्कस नहीं किया हमने. एरर लोकेटेड आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, दैट इज नेक्स्ट ईयर. तो बच्चों एरर लोकेटेड बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, जो कुछ भी एरर्स मिलेंगे मैं आपको अभी फाइनली ये चार्ट रिवीजन के लिए बना के दे रहा हूं. जो कुछ भी एरर्स लोकेट होंगे उसको हम दो एरर्स में डिवाइड करेंगे, सिंगल साइडेड, टू साइडेड. अब सिंगल साइडेड एरर मतलब क्या, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया. एरर सुधारने के लिए आपको आइदर कोई अकाउंट डेबिट करना पड़ता है, नहीं तो कोई अकाउंट क्रेडिट करना पड़ता है. जितने का डेबिट कर रहे हो उसका रिस्पेक्टिव क्रेडिट करने के लिए आपके पास कोई अकाउंट अवेलेबल नहीं है, तो उस एरर को मैं सिंगल साइडेड एरर बोलता हूं. मतलब एक ही इफेक्ट गलत हुआ है, ऐसे एरर्स को हम सिंगल साइडेड एरर बोलते हैं. अगर हमने ट्रायल बैलेंस ही बनाया नहीं है तो हम क्या करेंगे, गो टू द लेजर, गो टू द रिस्पेक्टिव लेजर and rectify the effect. Go to the respective ledger and rectify the effect. अगर टू साइडेड एरर है तो यू कैन पास जर्नल एंट्री, एंड गिव इफेक्ट्स इन लेजर, समझ में आ रहा है बच्चों ये सिचुएशन. अब हमारा दूसरा सिचुएशन, एरर इज लोकेटेड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट. उसको भी हमें इसी प्रकार से समझना है, वेदर एरर इज सिंगल साइडेड और टू साइडेड. If error is single sided, then give respective debit/credit and use suspense account. Why suspense account? Because डिफरेंस जो कुछ भी ट्रायल बैलेंस में आ रहा है वो हमने ऑलरेडी पहले सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफर किया होता है, तो उसके बाद एरर डिटेक्ट करना शुरू करेंगे हम लोग. तो सस्पेंस अकाउंट में जो कुछ भी बैलेंस है वो यहां से यूज करेंगे हम. तो यूज सस्पेंस अकाउंट फॉर रिमेनिंग इफेक्ट, फॉर सेकेंड इफेक्ट. I hope you are getting it. Use suspense account for second effect. And two sided error है तो अगेन सेम है, पास जर्नल एंट्री लाइक प्रीवियस वन. समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसमें से दो सिचुएशन हमने पढ़ लिए हैं. कहाँ पे गए, हाँ यहाँ पे दो सिचुएशन हमने पढ़ लिए. अब तीसरा सिचुएशन है एरर लोकेटेड आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, दैट इज नेक्स्ट ईयर, जो हम किसी अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. आगे भी हमारे एक दो क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, इलस्ट्रेशन 6 एंड इलस्ट्रेशन 7 इज स्टिल देयर. सो अभी इलस्ट्रेशन 6 शुरू कर सकता हूँ लेकिन सिर्फ 2-3 मिनट ही बाकी है. तो हम क्या करते हैं, इलस्ट्रेशन 6 एंड 7 अगले लेक्चर में सॉल्व करते हैं, एंड उसके बाद हम हमारा अगला सेशन शुरू करते हैं, करेक्शन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, जिसमें थोड़े से माइनर चेंजेस है और एक कंसेप्ट भी है जो मुझे आपको बताना है. ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक हम पढ़ के बस करते हैं और बाकी की चीज़ें हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया है, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल, एंड ऑल्सो यू कैन कंसिडर शेयरिंग दिस YouTube videos
to your friends also, so that they can also understand this rectification of errors topic. ठीक है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है ये टॉपिक देखने के बाद, तो आप हमारा चैनल हमारे चैनल पे जाके कमेंट भी कर सकते हो. थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, एंड आई होप कि आपको ये रेक्टिफिकेशन का सीरीज बहुत ही अच्छा लग रहा है. ठीक है, थैंक्स अ लॉट.